हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अलग प्रकार से क्वेश्चन को सेट करके आप लोगों के बीच जो है ये नए रूप में लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, बहुत सारी मेहनत करने के बाद इस तरह का जो है क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए ये साइंस का सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। सी आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी दिया हुआ है, यह दर्पण कैसा है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है वो जो होता है उत्तल दर्पण होता है, और जिस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे जो है प्लस में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण ऑप्शन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए, सीधा जो है प्रतीत होता है तो उत्तल दर्पण में सीधा बनता है। यहाँ समान दूरी ये वस्तु के जो है समान आकार का नहीं कह रहा है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण, बी हो जाएगा, है ना। अगर समान आकार का कहता तो समतल दर्पण हो जाता, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप लोगों को बतलाना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ समझते चलिए, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में जो है बड़ा छोटा बराबर भी बनता है ना। यानी कि सही आंसर कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि सी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी पीछे क्वेश्चन जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें आप लोगों को विस्तार से बताया गया कि जिस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, है ना। तो जिससे ऋणात्मक होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोग भगा कर मत देखिएगा, विस्तार से देखिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा, ताकि जो है इससे अलग क्वेश्चन भी जो है पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए
जो वाहनों में बगल में जो साइड मिरर होता है उसमें जो है पीछे की वस्तु देखने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, कौन दर्पण? तो ऑप्शन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कारण भी जान लीजिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आसान है जरूर, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा 1 2 3 4, ये इस रूप में ऑप्शन है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पता होगा, 2 है ना। इसका भी आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, और यहाँ बता देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इस तरह से आप लोग प्रतिदिन जो है सेट बनाते रहिएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है रिवीजन में रहेगा, इससे एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोगों की सेवा में हम हाजिर हैं और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए, प्रतिदिन सेट बनाइए और फिर जो है एग्ज़ाम के लिए टेंशन फ्री रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 2 3 4। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, अपवर्तन अपरिवर्तन के दोनों की संख्या समान है ना, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 2 ना। चलिए, परिवर्तन अपवर्तन दोनों के संख्या नियम के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो दोस्तों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है ना, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन का सीरीज है, टेस्ट सीरीज। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन अगर अधिक और चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। और अब ये सेट जो है आप लोगों को प्रतिदिन देखने के लिए मिलेंगे। इसके पीछे जो है सेट आप लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि पेज पर लिखना और वो थोड़ा अक्षर जो है स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता था। अब तो उम्मीद करते हैं कि एकदम दिक्कत नहीं होगा, बहुत आनंद आएगा सेट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए, अच्छे नेत्र के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है ना। मीटर में कहा जाए तो 0.25 मीटर, यानी इसका भी आंसर कौन हो जाएगा? बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? ऑप्शन 10 डायोप्टर, डी यानी डायोप्टर, 25 डायोप्टर, 30 डायोप्टर और 40 डायोप्टर। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में जो है यहाँ गलत है, 4 डायोप्टर होना चाहिए था, है ना, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे डी में जो है ये 4 डायोप्टर होना चाहिए था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। यहाँ पे जो है इसको ये समझ लीजिएगा, केवल 4 है ना, 4 डायोप्टर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? समान आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर। ठीक है, चलिए, तो यह मिस्टेक्स ऑप्शन में डाला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसका आंसर तो उम्मीद करते हैं लगभग लगभग सभी लोगों को पता होगा, लाल, है ना, लाल। यानी कि आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा, है ना, आंसर ए हो जाएगा।
ए, लाल, है ना। चलिए सही आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? ऑप्शन लाल, हरा, नीला, पीला। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इंद्रधनुष का कलर का, बैजानी हपी नाला। क्या है? बैजानी हपी नाला। तो इसमें ह बीच में आ रहा है यानी हरा, यानी कि सही आंसर इसका कौन हो जाएगा? बी, हरा, है ना। आंसर हो जाएगा बी। यदि पीछे के साइंस के 2 सेट अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब में जाकर मुकेश सर ICC तिलोथू सर्च करके जो है साइंस का दोनों सेट देख लीजिएगा। ये साइंस का तीसरा सेट है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसी तरह से टेस्ट का सीरीज जारी रहेगा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण इनमें में से कौन सा होता है? कार का अग्रदीप मतलब आगे वाला जो हेडलाइट होता है उसमें कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ देखिए पॉज से प्रिज्म और पॉज से 5, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 5, है ना, बी। तो आज के लिए यहाँ टेस्ट सीरीज संपन्न होता है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देख लिए। तो इसी तरह से चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों। अगला सेट फिर कल लेकर हाजिर होता हूँ। बाय बाय।